हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने एमएनसी वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। अब हम उसी चैप्टर्स में से रेगुलेशन ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस की बात करते हैं। हमने मेरिट्स और डीमेरिट डिस्कस की थी। अब कुछ हमारे राइट काइंड ऑफ पॉलिसीज़ जो है एमएनसीज़ में बनी हुई है। जैसे फर्स्ट है गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर एमएनसी, कि गवर्नमेंट एमएनसी के ऊपर कैसे कंट्रोल करती है और कौन कौन करता है। पहला डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, फाइनेंस, आरबीआई, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन बोर्ड। ये जो एजेंसी है, गवर्नमेंट हैज़ इनेक्टेड सर्टेन एक्ट, गवर्नमेंट ने इसके लिए कुछ एक्ट और पॉलिसीज़ फ्रेम की हैं। फेमा, कंपनीज एक्ट, एफडीआई फॉर रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग एमएनसी। द मेन रेगुलेशन आर एज फॉलो। गवर्नमेंट ने जो एमएनसी के ऊपर कंट्रोल किया उसमें क्या क्या रेगुलेशंस रखी गई हैं उसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहला है रिस्ट्रिक्टिंग इंपोर्ट ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी। जितनी भी नॉन एसेंशियल्स आइटम है, अगर वो फॉरेन टेक्नोलॉजी से आ रही है तो उस पर पूरा रिस्ट्रिक्शंस रहेगा और डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी को कंसीडर किया जाएगा। और रॉयल्टी की जो लिमिट है वो फिक्स कर दी गई है कि एक्सपोर्ट पर 5% रॉयल्टी पे करोगे और डोमेस्टिक सेल्स पर 5%। जो एग्रीमेंट का टाइम रहेगा वो 5 साल में एक टाइम रेडी होगा। गवर्नमेंट कैन फर्दर एक्सटेंडेड, गवर्नमेंट चाहे तो उसको एक्सटेंड कर सकती है। कुछ एरियाज़ में जो इक्विटी पार्टिसिपेशन है एमएनसी का उसको रिस्ट्रिक्शंस दी गई है अप टू सर्टेन लिमिट तक। फॉर अट्रैक्टिंग एमएनसीज डिज़ायर्ड एरिया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन बोर्ड को सेटअप किया गया है। एमएनसी में ऑनलाइन सिंगल विंडो क्लियरेंस फैसिलिटीज़ है जिसमें हम एफडीआई के इनफ्लो का कंसीडर करते हैं। जो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन है एमएनसी का उसको इम्पोज किया गया है एक सर्टेन लिमिट तक। Restrictions with regard to advertising, marketing, packaging of product manufactured by MNC। MNC एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, पैकेजिंग पर बहुत ज़्यादा पैसा करती है, उसको भी इम्पोज कर दिया गया है कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ। एमएनसी चाहे तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट 5,000 करोड़ तक कर सकती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लेके। अगर उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी 5,000 करोड़ से ज़्यादा तब उसको क्लियरेंस लेनी पड़ेगी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर से। MNC will have to follow guidelines framed by industrial policy and foreign investment policy। अब हम बात करते हैं एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट की। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ MNC का मतलब होता है कि जो रूल रेगुलेशन फ्रेम किए गए हैं उसको हम किस तरह से फॉलो कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट प्रोविज़न जो बनाया गया है उस कोड का ये है कि हमें होस्ट कंट्री के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना है। हमें अनफेयर प्रैक्टिसेस का सहारा नहीं लेना, हमें एडवर्टीज़मेंट को बढ़ा चढ़ा कर नहीं देना और रिस्ट्रिक्शंस करनी है कि न्यू फॉर्म हमारे एंटर नहीं कर पाए, कंपटीशन को कम रखना है। हमें अपनी टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए नए से नए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी है, टाइमली टैक्सेस और ड्यूटीज़ को पे करना है और फेयर ट्रीटमेंट करना है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ ताकि एक अच्छी वर्किंग कंडीशन और एक अच्छी सैलरी उनको दी जा सके। नॉट टू इंडल्ज इन मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस, हमें जो मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस है उसके बीच में नहीं पड़ना। हमें होस्ट कंट्री के अगेंस्ट में कोई काम नहीं करना। हमें होस्ट कंट्री में जितने भी सोशो कल्चरल रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करना है। हमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं करना। थर्ड हम बात करते हैं पॉलिसी रिगार्डिंग मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। कहते हैं हमारी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में आई थी, गवर्नमेंट को सबसे पहले सभी केसेस में फॉरेन इन्वेस्टमेंट करते हुए प्रियोर अप्रूवल लेनी पड़ती थी और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन फॉरेन इन्वेस्टमेंट में सिर्फ 40% अपनी इक्विटी कैपिटल का इन्वेस्ट कर सकते थे। इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा करोगे तो परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन आफ्टर इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 इस रूल रेगुलेशन को लिबरल बना दिया गया। अब एमएनसी चाहे तो उसको पूरी फ्रीडम दी गई है कि फ़ॉरेन की जो इन्वेस्टमेंट है वो अपनी इक्विटी कैपिटल का 100% जो है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट कर सकती है। इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड को सेटअप किया गया। ये बोर्ड क्या करता है, बड़ी से बड़ी एमएनसी कंपनी को मार्केट में लेकर आता है, एक नई टेक्नोलॉजी के साथ उतर कर आता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके सुजेशंस की। सुजेशंस क्या क्या है एमएनसी के लिए। सबसे पहले गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है। कहते हैं गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है वो उसकी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी में तो रहना चाहिए, लेकिन एमएनसी ये नहीं चाहती कि होस्ट कंट्री MNC डैट इफ़ दे डू नॉट फंक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ होस्ट कंट्री दे आर लाइकली टू द नेशनलाइज। MNC को सिर्फ होस्ट कंट्री के इंटरेस्ट में ही काम नहीं करना चाहिए बल्कि नेशनलाइज कंट्री में भी काम करना चाहिए। लोकेशन कैसी होनी चाहिए, हमें बैकवर्ड एरिया में अपने प्लांट्स को इस्टेब्लिश करना चाहिए ताकि इम्बैलेंस जो बना हुआ था, रीजनल इम्बैलेंस, उसको ख़त्म किया जा सके। सुपरविज़न की बात करें तो गवर्नमेंट और NGO, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को
टाइम टू टाइम एमएनसी को सुपरवाइज़ करना चाहिए, अगर कोई अनडिज़ायरेबल एक्टिविटीज़ है उसको उसी टाइम पर डिटेक्ट कर देना चाहिए। बेनिफिशियल कोलैबोरेशन, गवर्नमेंट को जो है एमएनसी के कोलैबोरेशन को फॉलो करना चाहिए ताकि डोमेस्टिक सेक्टर को लैगिंग बिहाइंड किया जा सके। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जितनी भी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस होती हैं उन्हें सबसे ज़्यादा अपने प्रॉफिट्स का जो पार्ट है वो होस्ट कंट्री की रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करना चाहिए। बेसिक और हैवी इंडस्ट्रीज़ की बात करें, क्योंकि आपके डोमेस्टिक कंट्रीज़ के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो बेसिक और हैवी इंडस्ट्रीज़ के पास के ऊपर पैसा लगा पाए, उसके लिए हमें फ़ॉरेन से ही पैसा लेना पड़ता है ताकि हम कंज्यूमर गुड्स के ऊपर पैसा ना लगा के न्यू से न्यू रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के पैसा इन्वॉल्व कर सकें। चेक ऑन मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी, कहते हैं गवर्नमेंट शुड हैव अ क्लोज वॉच ऑन द मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोलिस्टिक टेंडेंसी ऑफ एमएनसी टू कंट्रोल द मार्केट। मार्केट को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि जो ओलिगोपोलिस्टिक है, जिसमें आपके सेलर कम होते हैं, बायर सबसे ज़्यादा होते हैं, तो उसको भी मतलब हमें कंट्रोल करना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा कि अगर सेलर्स कम होंगे तो वो हाई प्राइसेस पर अपने कस्टमर को माल बेचेंगे और कस्टमर की एक्सप्लॉइटेशन वहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। लेस डिपेंडेंस, एज़ फार एज़ पॉसिबल कोशिश करनी चाहिए जितनी भी एमएनसी है उनको कम से कम उनको फॉलो किया जाए, क्योंकि जो भी पॉलिसी फ्रेम की जाती है वो एमएनसी के ऊपर की जाती है और हमें उसी के रिगार्डिंग काम करना पड़ता है। अब हम बताते हैं कि इंडिया एंड मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस होता क्या है। जितनी भी अंडर डेवलपमेंट कंट्री है, इंडिया क्या करती है, अपने रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए फ़ॉरेन का पैसा अपनी इंडिया में मंगवा लेती है। और बहुत सारी ऐसी एमएनसी कंपनी है जो इंडिया में है, लाइक फिलिप्स, पेप्सी, कोको कोला, ग्लैक्सो, कैडबरी, कोलगेट, हिंदुस्तान यूनिलीवर एक्सेट्रा। इसकी कुछ फीचर्स हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इन इंडिया के, जैसे फर्स्ट फीचर है मेन इन्वेस्टिंग कंट्री कि एफडीआई में सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर पार्ट किसका है, मॉरिटस का, सिंगापुर का, यूएसए, यूके, जापान, नीदरलैंड एंड जर्मनी का। मेन वर्किंग एरिया, जितनी भी एमएनसी इंडिया में आती है सबसे ज़्यादा एरिया उनका टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में रहता है, फिर बैंकिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंश्योरेंस में, कंज्यूमर गुड, ड्रग्स एंड फार्माक्यूटिकल्स में। सोर्स ऑफ कैपिटल, रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि उनकी जो रेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी है वो डोमेस्टिक मार्केट से सबसे ज़्यादा रहती है। लिमिटेड ट्रांसफ़र ऑफ इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी, ट्रांसफ़र ऑफ इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी बाय एमएनसी टू इंडिया हैज़ टेकन प्लेस ऑन वेरी लिमिटेड स्केल, मोस्टली इट इज़ द ओल्ड टेक्नोलॉजी दैट कॉन्टिन्यूज़ टू प्रिवेल इन इंडिया, नो रियल इंक्रीज़ इन एक्सपोर्ट। अगर देखा जाए तो एमएनसी का जो एरिया है वो ज़्यादा में रियल में जो है इंक्रीज़ नहीं होता, कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ को लेकर। हैवी रिमिटेंस टू अब्रॉड, रेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इज़ वेरी हाई, दे repatriate much more than the amount of initial investment to their head office by way of royalty and dividend। इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट सीलिंग, इन्वेस्टमेंट सीलिंग जो है 1991 से पहले मैक्सिमम लिमिट मैंने पहले ही बताया था वो इक्विटी कैपिटल का 40% इन्वेस्ट कर सकते थे, लेकिन आफ्टर 1991 वो अपनी इक्विटी कैपिटल का 100% किसी भी एरिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंक्रीज़ इन एफडीआई, आफ्टर 1991 सब्सटेंशियल इंक्रीज़ हुआ था एफडीआई में। 1991 में पहले 97 मिलियन था जो कि अब बढ़कर 60,974 मिलियन हो गया 2017-18 में, और इनकी परमिशेबल जो इक्विटी पार्टिसिपेशन है वो 100% हो चुकी है। फिर हम बात करते हैं इंडियन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस में कौन कौन सी कंपनीज आती हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ये कि इंडियन एमएनसी आर स्प्रेडिंग ओवर द ग्लोब बाय एक्वायरिंग फॉरेन कंपनीज इन अदर नेशन। It implies that now Indian MNC are investing their funds in various parts of the world. It also includes the growing Indian corporate sector. Some main Indian MNC are as follow: Tata Steel, Hindalco, Sterlo, Jindal Steel and Power, Bharat Forge, Dr. Reddy Labs, Suzlon Energy, Ranbaxay, Tata Chemicals, Tata Tea, Reliance Industries, Tata Motors। तो ये कुछ ऐसी इंडियन मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं इंडिया की जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट का शेयर जो है इंक्रीज़ किया था। आज ही आपका चैप्टर ख़त्म होता है, तो आपने एमएनसी से रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम आती है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हो।